हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर हमारा कंटिन्यू करेंगे जो कि मेटल और नॉन मेटल है। इसका हमारा ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, हमारा ये तीसरा लेक्चर है क्लास 10th का मेटल और नॉन मेटल का, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो दो प्रॉपर्टी हम लोग सेकेंड लेक्चर में देख चुके थे, आज हम देखेंगे तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की। ठीक, तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, धातुओं का अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो हमारे पास में मेटल होते हैं वो जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ मेटल्स ले लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको। मान लीजिए आप ले लेते हैं मैग्नीशियम मेटल, ठीक, आयरन ले लीजिए आप, जिंक ले लीजिए, ठीक, एल्यूमिनियम ले लीजिए आप, कॉपर ले लीजिए, और कई सारे मेटल ले सकते हैं आप। यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम भी हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम सोडियम पोटेशियम नहीं लेंगे। किस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, इसमें हम लोग सोडियम और पोटेशियम को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इसको हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसको न लेने का कारण ये है कि जैसे ही हम लोग सोडियम और पोटेशियम को एयर में एक्सपोज करते हैं, बाहर निकालते हैं वायु में, तो ये क्या होता है, इसमें आग लग जाता है और इनको हम लोग क्या केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। इसीलिए इसको हम लोग, ये जो हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए है, ये एयर में एक्सपेरिमेंट करना है, इसलिए इसको हम लोग नहीं ले सकते। तो ये दो तो हमारे पास में रिएक्शन यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे। ये जो बचे हुए हमारे पास में मेटल्स हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या होता है रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैग्नीशियम को, या एक हम लोग बना लेते हैं अपना ग्रीन कलर का फ्लो चार्ट, जो हमने बताया था आपको कि ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसी को आपको याद रखना है तो आपको सारे रिएक्शन आसानी से कर लेंगे। तो याद क्या रखना है इसमें कि धातुओं का अम्लों के साथ क्रिया कराना है, यानी कि हमको लेना है मेटल, ठीक है। जब क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किससे, एसिड से, और एसिड कैसा होगा, डाइल्यूट, ध्यान देना। तो बनेगा क्या क्या, हमारे पास में ये रिएक्ट करते हैं तो बनता है एक साल्ट, यानी मेटल साल्ट बनेगा हमारे पास में, प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन लिख सकते हैं। इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं कि जब धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, तो इतनी सारी चीजें बनेंगी। अब देखिए हम लोग इसी फार्मूले पे एक एक रख के अपना आंसर देखेंगे क्या आता है हमारे पास में, क्या रिएक्शन के बाद क्या हमारे पास में कौन सा साल्ट बनता है। जैसे मैग्नीशियम लेते हैं हम लोग, तो मैग्नीशियम हम लोग लेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम हमारा मेटल है, इसकी रिएक्शन कराएंगे किसी एसिड से। कोई भी एक हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई डाइल्यूट HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम लोग मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, एक साल्ट बनेगा। साल्ट क्या बनेगा, ये मैग्नीशियम हमारे पास में पॉजिटिव आयन बनाएगा, क्लोराइड हमारे पास में नेगेटिव आयन है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके साल्ट बनाएंगे और बनेगा क्या, MgCl के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना है आपको, बैलेंस कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग यही पढ़े थे, बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंसिंग हम आपको यहाँ नहीं सिखा रहे हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, बैलेंस हो जाएगा पूरा इक्वेशन। तो बना क्या, जैसे ही मैग्नीशियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बना। ये हाइड्रोजन गैस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हमने चेक करना भी आपको बताया है। कैसे पता करेंगे आप कि वो जो गैस यहाँ से निकल रही है ये हाइड्रोजन गैस ही है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे आप, इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब ले लेनी है। ये मान लीजिए हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया, इस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है आपको, HCl को फिल कर देना है, डाइल्यूट HCl। मान लो इसमें हमने क्या ले लिया, HCl, ये एक एसिड ले लिया हमने इसमें। अब इसी एसिड में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से, मान लीजिए हम 3-4 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं अलग अलग, एक टेस्ट ट्यूब में, और सब में HCl हमने भर रखा है पहले से ही। पहले टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, इसमें Mg को यानी मैग्नीशियम को डालेंगे। हम दूसरा इसी तरीके से टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें किसको डालेंगे, मान लीजिए हम आयरन को डालते हैं, Fe को। तो इस तरीके से हम 4-5 टेस्ट ट्यूब, यानी जितने मेटल के साथ हमको रिएक्शन करवाना होगा उतने टेस्ट ट्यूब में हम लोग HCl को फिल करके रख लेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। और जैसे ही आप इसको मैग्नीशियम को HCl में डालेंगे तो होगा क्या कि ये मैग्नीशियम इस क्लोराइड से रिएक्शन कर लेगा और यहाँ से एक गैस बननी स्टार्ट हो जाएगी, और वो गैस बुलबुले के साथ बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। और एक चीज़ यहाँ पे होगा, आपको एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो इसमें अगर आप थर्मामीटर लगा देते हैं, ठीक है, एक थर्मामीटर अगर आप इसमें लगा देते हैं इस टेस्ट ट्यूब में,
तो क्या होगा कि थर्मामीटर में आप देखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, जो तापमान होगा इसका इस टेस्ट ट्यूब का वो इंक्रीज कर जाएगा। मान लीजिए पहले HCl का टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस था जब हमने इसमें मैग्नीशियम नहीं डाला था, तो जैसे ही आप इसमें मैग्नीशियम डालेंगे तो आप देखेंगे इसका टेम्परेचर हो सकता है 10 से 60 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाए या 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो आप देखेंगे कि थर्मामीटर क्या बताएगा कि टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो गया। इसका मतलब कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक साल्ट बनाता है, साल्ट कहाँ रह जाएगा, इसी टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा, इसी परख नली में रह जाएगा, और जो हाइड्रोजन गैस होगी वो बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाएगी और प्लस यहाँ पे हीट भी निकलेगी। ठीक है, हीट जो निकलेगी उसको आप थर्मामीटर से यहाँ पे पता कर सकते हैं कितनी ज़्यादा हीट निकल रही है यहाँ से। और आपको हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है या हीट रिएक्शन के बाद बाहर निकलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, इंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम लोग को हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो हीट रिलीज होना यानी एक ऐसी प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, इसको आपको याद रखना है। एक्सोथर्मिक का मतलब ऊष्माक्षेपी। तो ये तो हो गया हमारे पास में फर्स्ट, किससे हमने रिएक्शन कराया, मैग्नीशियम से। अब इसी के साथ हम लोग और मेटल्स के साथ रिएक्शन कराते हैं। मान लीजिए आप इसी के साथ और करा लीजिए, Fe के साथ करा देते हैं। Fe के साथ, Fe का आप HCl से कराएंगे तो क्या होगा, सेम FeCl से रिएक्शन करेगा, FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी निकलेगी। इसी तरीके से आप, और जिंक है हमारे पास में, जिंक से रिएक्शन कराइए HCl का, सेम प्रोडक्ट। जिंक क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी इसके आयन्स आपस में एक्सचेंज होंगे तो बन जाएगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे देख रहे हैं आप हर बार रिलीज हो रही है। एल्यूमिनियम के साथ कराएंगे आप, यहाँ भी वही प्रोसेस, एल्यूमिनियम के साथ आप रिएक्शन कराएंगे HCl का तो क्या होगा, AlCl3 प्लस, ये वैलेंसीज हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैग्नीशियम के साथ कराया हमने तो Cl2 लगा यहाँ पे, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2, आयरन की 3 इसलिए 3 Cl लगा, जिंक की 2, ये आप क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे, एल्यूमिनियम की 3 इसलिए Cl3 लगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास में, और सब जगह आप देखेंगे कुछ न कुछ हीट भी यहाँ पे रिलीज होगी, यहाँ भी हीट रिलीज होगी। ठीक है, इस रिएक्शन में, इसमें भी हीट रिलीज होगी, इसमें भी। तो सारे जितने भी हमारे पास में रिएक्शंस हैं उसमें क्या होगी, हीट रिलीज होती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये चीज़ें हम आपको बता चुके। अब क्या कोई ऐसा, अच्छा अभी एक मेटल बचा है हमारा, कौन सा, कॉपर। तो कॉपर के साथ आप रिएक्शन करवाइए। तो हम यहीं पे नीचे लिखते हैं कि जैसे जब हम कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसका, HCl का, तो क्या होगा, कॉपर क्या साल्ट बनाएगा, नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगी। आप देखेंगे कि जैसे ही कॉपर को आप इस परख नली में डालेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। कैसे पता चला रिएक्शन नहीं होगा सर, तो आप देखेंगे यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन गैस या यहाँ से बुलबुले ऊपर निकलना या नहीं निकलेंगे, कह सकते हो, निकलेंगे ही नहीं बुलबुले। तो इसलिए हमको ये पता चल जाएगा कॉपर को जब हमने इसमें डाला तो रिएक्शन नहीं हुई। रिएक्शन होती कैसे पता चलेगी, जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा और आप देखेंगे इसमें टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, इसका तापमान बढ़ जाएगा परख नली का, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या हो गया है, रिएक्शन हो रही है कुछ न कुछ। और जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, कौन कौन सी, न तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकले और न ही यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाए, इसका टेम्परेचर बढ़े, तो हम जान जाएंगे कि ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रही है। तो आप ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना कि कॉपर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, यानी कॉपर HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और सारे तो करते हैं। अब इसी के बेस पे ये जो रिएक्शन हुई, रिएक्शन में कितनी ज़्यादा हीट निकली, किसमें कम हीट निकली, किसमें जल्दी से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलने लगे, किसमें कुछ देर बाद हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकले, इसके आधार पे हम क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं, यानी इनको व्यवस्थित करते हैं, और उसी के आधार पे हम लोग कह देते हैं कि ये मेटल हमारे पास में इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी के आधार पर हम लोग करते हैं। तो इसको आप जब रिएक्शन को पूरा प्रोसीड करेंगे तो आप ये चीज़ पाएंगे कि जो हमारे पास में मैग्नीशियम है, वो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम की तुलना में, और एल्यूमिनियम जो है हमारे पास में जिंक की तुलना में, और जिंक जो हमारे पास में है वो आयरन की तुलना में बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। ये आपको याद रखना है। इसको बताने का मतलब हमारा केवल इतना है यहाँ पे कि जो मैग्नीशियम है वो हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, किसकी तुलना में, एल्यूमिनियम की तुलना में। अगर इन चारों में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम।
आयरन जो है हमारे पास में सबसे खराब है, यानी इसका रिएक्शन बहुत ही धीमे होगा। किसके साथ? एसिड के साथ। ये हमको एक क्रम पता चला। और कॉपर तो करता ही नहीं, कह सकते हो आप आयरन के बाद कॉपर का नंबर आएगा। तो ये हमको, ये पढ़ने से हमको ये सारी चीज़ें पता चली कि कौन से मेटल, केवल 4-5 मेटल के बारे में हमको जानकारी मिली। सर सोडियम और पोटेशियम को कैसे पता करें, जो अभी हमने नहीं लिखा, सोडियम पोटेशियम तो हम बता रहे हैं कि जब एयर में एक्सपोज करते ही ये रिएक्शन कर लेता है, इसका मतलब ये दोनों तो इन सबसे अच्छे होंगे, यानी इनका नंबर और पहले आएगा रिएक्शन करने में। ठीक, तो हो सकता है ये आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें। आगे हम देखते हैं किसी दूसरे एसिड्स के साथ। ये तो HCl था, मान लो HCl की जगह पे हम क्या कर दें, HCl की जगह पे मान लो हम H2SO4 को ले लें। किस दूसरे एसिड्स को लेते हैं, मान लीजिए H2SO4 ले लिया हमने, तो आप देखेंगे कि सेम प्रोसेस तो वही होगी। क्या? MgSO4 के साथ चला जाएगा, यानी मैग्नीशियम का साल्ट बनेगा इस बार, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पे रिलीज होगी। लेकिन क्या सारे एसिड के साथ ऐसा होगा? नहीं। आप देखेंगे कि HCl के साथ या डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो ये सारी रिएक्शन होती हैं, लेकिन जो हमारे पास में एक एसिड है हमारे पास में, कौन? नाइट्रिक एसिड। नाम तो आपने सुना ही होगा पहले से ही। नाइट्रिक एसिड हमारे पास में कैसा एसिड होता है, जिसको हम लोग HNO3 के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं आखिर नाइट्रिक एसिड क्या करता है, रिएक्शन किस तरीके से करता है, क्या वो रिएक्शन फास्ट करेगा इनसे या स्लो करेगा, उसको देखते हैं। तो आप देखेंगे कि जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, ये जब मेटल से रिएक्ट करता है, यानी जब हम HNO3 को इस टेस्ट ट्यूब में फिल कर देते हैं और उसमें मेटल को डालते हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस नाम की चीज़ नहीं दिखाई देती। ज़्यादातर केस में ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि सर ये क्या होता है, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजर होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजर। सर ऑक्सीडाइजर क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो खुद तो हो जाते हैं रिड्यूस, लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर देना, ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देना। जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपने देखा होगा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, और रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन हमारे पास में ऐड हो जाता है। तो ये क्या करवाता है, ये ऑक्सीडेशन करवाता है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन रही थी, रिएक्शन होने के बाद एक साल्ट बन रहा था, यहाँ पे मेटल था और हमारे पास में एसिड था, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही थी। जब इस एसिड की जगह पे मेटल के साथ हम लोग एसिड को किसको ले लें, HNO3 को ले लें, यानी नाइट्रिक एसिड को ले लेते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे नाइट्रिक एसिड को लेंगे तो ये क्या है, ऑक्सीकारक है, ठीक है, ये एक ऑक्सीकारक है, और ये क्या कर देगा, ये हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी इसमें ऑक्सीजन की एंट्री कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा इसको, और ये इसको हाइड्रोजन गैस को बना देगा H2O। हो गया ना ऑक्सीडाइज। अभी इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया इस साइड। तो हाइड्रोजन की एंट्री को ही हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। तो यानी ये ऑक्सीकारक है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद हो जाएगा रिड्यूज। खुद रिड्यूज होने का मतलब ये जो HNO3 है ये इसके साथ क्या क्या बनाएगा, साल्ट तो बनेगा ही, हमारा साल्ट बनेगा, लेकिन इस बार, अच्छा हम फिर से एक बार लिखते हैं क्या क्या बनेगा, एरो के आगे साल्ट बनेगा, साल्ट सब में बनता है, इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन गैस की जगह क्या होगा, H2O बनेगा। ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, यानी HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, ध्यान देना, H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा उसके साथ, और प्लस साथ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनेंगे रिड्यूस होके, ये अपचयित होके इसके ऑक्साइड बनेंगे। जैसे कौन कौन से ऑक्साइड हो सकते हैं, NO2 हो सकता है, और कौन हो सकता है, NO हो सकता है, और कौन हो सकता है, N2O हो सकता है। इनमें से कोई एक होगा, ध्यान देना, तीनों साथ में नहीं बन जाएंगे, साल्ट होगा, वाटर होगा, और इन तीनों में से कोई एक होगा, इसको ध्यान रखना है आपको। लेकिन दो ऐसे मेटल हैं, ठीक है, दो ऐसे मेटल हैं हमारे पास में जो इस काम को कर दिया करते हैं, जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज। ये दो ऐसे मेटल हैं जो HNO3 के साथ, किसके साथ, जो HNO3 के साथ यानी नाइट्रिक एसिड के साथ हमारे पास में साल्ट भी देते हैं और हाइड्रोजन गैस भी देते हैं। तो दो को याद रखना आप, मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसे हैं हमारे पास में जो हाइड्रोजन गैस देंगे, और जितने भी मेटल हैं कौन कौन से, जैसे ये हैं, आयरन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये सारे क्या करेंगे, कॉपर है, ये सारे इनके साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। कॉपर तो यहाँ तक रिएक्शन ही नहीं करेगा, पहले ही हमने बताया कि कॉपर जो होता है वो जब HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा,
हमारे पास में HNO3 के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई हमारे पास में। तो ये हमारे पास में लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि धातुओं का अम्लों के साथ अपक्रिया। एक चीज़ आपको यहाँ पे और बताना चाहेंगे जो कि आपकी बुक में ब्रैकेट में करके दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। एक एक्वा रेजिया नाम का शब्द दिया है आपकी बुक में। क्या दिया गया है? एक्वा रेजिया। तो देखते हैं आखिर एक्वा रेजिया होता क्या है। ठीक, तो देखिए एक्वा रेजिया क्या है, इसको हम इरेज कर देते हैं। 3rd नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे 4th नंबर। 4th देखने से पहले हम लोग एक्वा रेजिया के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्वा रेजिया क्या है। एक्वा रेजिया हिंदी में भी हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया कुछ नहीं है, 2 एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। 2 एसिड का, कौन कौन सा एसिड सर? एक एसिड है हमारे पास में HCl और दूसरा एसिड होता है HNO3। अभी दोनों के बारे में हमने आपको बताया। पहले हमने जो रिएक्शन करवाई थी सारे मेटल्स की HCl से करवाया था, सभी धातुओं का, और बाद में जो हमने रिएक्शन करवाया था वो HNO3 से करवाया था। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो HCl है और HNO3 दोनों हमारे पास में एसिड हैं, इन्हीं का कॉम्बिनेशन, इन्हीं दोनों को मिला के बनाया जाता है एक्वा रेजिया। सर कितना HCl और कितना HNO3 मिलाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। तो आप इसको याद रखिएगा कि 3:1 का रेशियो होता है इसमें, 3:1 का अनुपात होगा। मतलब 3 भाग हम HCl लेंगे और 1 भाग HNO3 लेंगे और उसको आपस में मिक्स कर देंगे, तो जो भी हमारे पास में सॉल्यूशन बनेगा उसी को हम कहते हैं एक्वा रेजिया। जैसे आप 3 लीटर HCl ले लीजिए, हम समझने के लिए बता रहे हैं आपको, 3 लीटर HCl ले लें, 1 लीटर HNO3 ले लें और दोनों को हम मिक्स कर दें, तो जो हमारे पास में सॉल्यूशन तैयार होगा उसी को बोलते हैं एक्वा रेजिया। तो सर इसका यूज क्या होता है? तो इसका यूज जो हम लोग करते हैं, इसको हम लोग करते हैं किसी भी मेटल को गलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ज़्यादातर हम लोग सोने को, यानी सोना और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक, तो ये जो 2 मेटल्स हैं इसको गलाने में इसका यूज किया जाता है। आप इसमें अगर मान लीजिए एक्वा रेजिया भरा हुआ है इसमें, और इसमें आप सोने को डाल देंगे, सोना पिघल जाएगा। ठीक, पिघल जाएगा एकदम से। प्लेटिनम भी पिघल, सोच सकते हो मेटल को पिघला दे रहा है, इतना खतरनाक एसिड। ये दोनों एसिड मिलने के बाद अगर प्योर आप HCl लेते हैं, केवल HCl ले लें, उसमें आप सोने को डाल देंगे, नहीं पिघलेगा। केवल आप HNO3 ले लें, ठीक है, उसमें आप सोने को डाल दें, नहीं पिघलेगा, यहाँ भी नहीं पिघलेगा, यहाँ भी नहीं। लेकिन अगर दोनों को मिक्स कर दें, HCl को और HNO3 को, वो भी रेशियो फिक्स होना चाहिए 3:1 के रेशियो में, तो उसमें अगर आप सोना डाल देंगे तो वो पिघल जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं, जो सुनार होते हैं आपके यहाँ अगर आए होंगे सोने के आभूषणों को, क्या करते हैं, वो कहते हैं साफ कर देंगे इसको, तो साफ वो इसी सॉल्यूशन में डाल के उसको साफ करते हैं। तो ये सॉल्यूशन थोड़ा सा वीक ले लेते हैं, डाइल्यूट ले लेते हैं, इतना खतरनाक नहीं होता कि पूरा का पूरा सोना गल जाए। पता लगा इसमें, मान लो एक सोने का हार इसमें डाला और हार पता लगा एकदम पानी के जैसे गल गया, तो ऐसा नहीं, इसको और थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है। और डाइल्यूट करने के बाद इसमें हम लोग सोने को डालेंगे। फिर भी होता क्या है, जैसे आप अगर 5 ग्राम सोना इसमें डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि निकालने के बाद वो सोने का आभूषण साफ कैसे होता है। जैसे मान लो ये सोने का एक टुकड़ा है, इस पे ऊपर धूल मिट्टी या फिर ये गंदा हो गया है, तो जैसे इसमें डालेंगे आप, तो ये इसके ऊपर की एक परत को क्या कर देता है, गला देता है। और परत को गला देगा तो जो सोना बचा रहेगा आपको एकदम प्योर, कह सकते हो एकदम नया नया दिखाई देगा। तो अगर वास्तव में होता क्या है कि अगर ये 5 ग्राम का है तो एक्वा रेजिया में डालने के बाद हो सकता है 4.8 ग्राम ही बचे, तो वो कम हो जाता है। आप देखेंगे कम हो जाएगा, कम होके कहाँ जाएगा, इसी सॉल्यूशन में मिल जाएगा या गल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। हो सकता है आपको एक्वा रेजिया अच्छे से समझ में आए हो, ब्रैकेट में दिया है आपकी बुक में, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया यहाँ पे, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। अब चौथा हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। चौथी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास में, यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं। 4th केमिकल प्रॉपर्टी, 4th केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास में कि धातु का अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया। ठीक, अगर हम इसको इंग्लिश में बताएं आपको तो कह सकते हो कि हाउ मेटल रिएक्ट, ठीक है, हाउ मेटल रिएक्ट विथ अदर मेटल सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, या कह सकते हो मेटल साल्ट सॉल्यूशन, यानी एक मेटल दूसरे मेटल के साल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, इसी के बारे में हम लोग 4th प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी।
तो देखिए इसमें हमको क्या क्या लेना है, जैसे इसके पहले हमने बताया था मेटल लेना था और एसिड लेना था, लेकिन इसमें क्या करना है, एक मेटल लेना है और दूसरा मेटल का साल्ट लेना है, मेटल का ही लवण लेना है किसी दूसरे मेटल का। मान लो जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक मान लो हम लोग क्या करते हैं, आयरन लेते हैं, लोहे का मेटल ले लिया। अब दूसरे मेटल का साल्ट ले लेंगे, दूसरे मेटल मान लो कॉपर है, इसका हमने साल्ट ले लिया, तो कॉपर का साल्ट क्या होगा, CuSO4, कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये कॉपर का साल्ट हो गया। इसी तरीके से अब दूसरी तरफ हम क्या कर लें कि कॉपर को ले लें, कॉपर का मेटल ले लें और इसका साल्ट ले लेते हैं, इस बार FeSO4 का साल्ट ले लें। आप दोनों में अंतर समझिएगा, रिएक्शन हमको इन दोनों में करवानी है, या तो इन दोनों में रिएक्शन कराएंगे या इन दोनों में रिएक्शन कराएंगे, तो इसी को हम लोग को इसमें देखना है। तो होगा क्या कि ये तो मेटल है लेकिन ये मेटल का साल्ट है, अगर हम दोनों मेटल ले, जैसे एक Fe ले लेते दूसरा Cu ले लेते, ऐसे रिएक्शन, तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है नहीं, तो इसको हम लोग मॉल्ट करके हम लोग मिश्र धातु इसका बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो हम कर क्या रहे हैं, एक अगर Fe ले रहे हैं तो दूसरे को Cu नहीं, दूसरा CuSO4 लेंगे, यानी कॉपर का सल्फेट, यानी कॉपर का ये क्या है हमारे पास में, साल्ट है, कॉपर का एक साल्ट है, मेटल का साल्ट। तो ये रिएक्शन हमको देखनी है। तो इधर क्या देख रहे हैं हम लोग, फिर से इसको हम लिख देते हैं एक बार थोड़ा सा इधर, जिससे आपको बातें और अच्छी समझ में आए। Fe है प्लस CuSO4, हम एक बार ऐसा कर रहे हैं और एक बार कैसा कर रहे हैं, इसको हम ऐसे लाइनिंग कर देते हैं। एक बार क्या कर रहे हैं, एक बार हम कर रहे हैं Cu है प्लस FeSO4, हैं दोनों चीज़ें सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों। अब देखो अगर किसी मेटल का साल्ट होता है यानी कॉपर सल्फेट है, तो ये विलयन की तरह होगा, और मेटल जो होगा हमारे पास में सॉलिड होगा, यानी ये लिक्विड होगा ये सॉलिड होगा। जो साल्ट होता है हमेशा मेटल का कोई भी साल्ट होगा, यानी धातु का जो लवण होगा वो लिक्विड होता है, लेकिन धातु जो होगा हमारे पास में वो सॉलिड होगा, एक को छोड़ के। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है और सारे हमारे सॉलिड हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे होगा क्या, कैसे करना है इस एक्सपेरिमेंट को सर। तो देखिए आप इसमें भी एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब हो गई। इस टेस्ट ट्यूब में इस साइड वाले हम एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं इसको, तो इसमें क्या कर लेंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को भर लेंगे। मान लो CuSO4 इसमें हमने भर लिया, ये मेटल का साल्ट हो गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, आयरन के टुकड़े को डालेंगे, Fe को। मान लो हमने Fe का क्या कर दिया, एक रॉड यहाँ पे लगा दी Fe की मान लो इसमें एक रॉड लगा दी या कील, ठीक है, एक नेल छोटा सा कील लगा सकते हो इसको हम लोग इसमें लगा दिया। तो होगा क्या कि ये देखेंगे हम कैसे रिएक्शन करते हैं, ये Fe का है और ये कॉपर सल्फेट, और इस साइड हमने इसका जस्ट अपोजिट किया हुआ है। इसमें क्या किया हुआ है, इसमें जो हमने सॉल्यूशन भरा है वो तो है FeSO4 का, वो है आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट का, लेकिन जो हम इसमें कील लगाएंगे इस बार, वो कील किसकी होगी इस बार, इसमें कॉपर की, Cu की। कील तो कॉपर की है लेकिन सॉल्यूशन किसका है, आयरन का। तो आखिर देखेंगे कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो आप देखेंगे कॉपर जो सल्फेट होता है ये किस कलर का होता है, ये होता है ब्लू कलर का, ठीक है, नीला होता है, नीले कलर का होगा। और जैसे ही आप इसमें लोहे के टुकड़े को डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो विलयन का कलर नीला था, पहले तो ये कैसा था, नीला था, लेकिन बाद में कैसा हो जाएगा, आप देखेंगे कि ये कॉपर सल्फेट ना होके ये इसके स्थान पे ये पहुंच जाएगा आयरन, यानी कॉपर को आयरन हटा देगा और आयरन पहुंच जाएगा कॉपर की जगह पे। ये रिएक्शन हमने आपको पढ़ाई है, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बात को, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, जो कि हमने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद आ रहा होगा आपको, क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक, याद आया तो ठीक, नहीं तो फिर से जाकर रिवाइज कर लीजिए। तो किया क्या, एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन से, उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अपक्रिया। हुआ क्या, आयरन जो है, लोहा जो है, कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से हटा दिया। हुआ यही ना, यहाँ आयरन अकेला था लेकिन आयरन चला गया कॉपर के पास, तो जो CuSO4 था वो क्या बन गया, FeSO4, और कॉपर हमारे पास में यहाँ से आके यहाँ चला गया, यानी कह सकते हो कॉपर यहाँ से हट गया, आयरन की जगह कॉपर आ गया, कॉपर की जगह आयरन आ गया। और ये जो कलर था, ये विलयन नीला था पहले, अब जो FeSO4 बन गया, इसके कारण ये विलयन कैसा हो जाएगा, ये हल्का हरा हो जाएगा। कैसा, हल्का हरा, तो नीले से हरा हो जाएगा। ये आप देखेंगे कि जो विलयन है हमारा वो नीले से हरा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं बात, तो यहाँ पे देखेंगे आप, जैसा का सॉल्यूशन था,
अगर ये FeSO4 हमारे पास में हरे रंग का है अगर ये, तो बाद में भी हरा ही बना रहता है। इसका मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। कैसे पता चला सर कोई रिएक्शन नहीं हुआ? क्योंकि हम आपको चैप्टर फर्स्ट में बताए हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए या तो वहाँ पे रंग में परिवर्तन होना चाहिए, या तो टेम्परेचर में चेंज होना चाहिए, या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, या तो वहाँ से कोई गैस निकलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। कलर भी इसका चेंज नहीं हुआ। यहाँ तो कलर चेंज हो गया, हमको पता चल गया कि रिएक्शन हो गई, लेकिन यहाँ पे कलर भी चेंज नहीं हुआ। इससे हमको पता चला कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो आखिर यहाँ और यहाँ में क्या अंतर हुआ? ऐसा क्या अंतर है कि यहाँ पे रिएक्शन हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ? तो इससे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमको एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है। अच्छी जानकारी कौन सी है? कि जिसको हटा देगा जिसके सॉल्यूशन से, वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग का मतलब वो बहुत ही अच्छा होगा, वो बहुत ही क्रियाशील होगा। जैसे कह सकते हो कोई एक लड़का है, ठीक है, वो आया और दूसरे लड़के को उसके स्थान से हटा दिया, तो आप क्या कहेंगे? जो लड़का आके जिसको हटाएगा वो क्या होगा? वो प्रबल होगा, वो मजबूत होगा, और जो हटेगा वो क्या होगा? कमजोर होगा उससे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है विस्थापन अपक्रिया में। जब Fe ने कॉपर को हटा दिया, ठीक है, Fe ने कॉपर को हटा दिया, यानी Fe जो है हमारे पास में आयरन जो है वो अच्छा है किससे? कॉपर से। या कह सकते हो आयरन कॉपर से बड़ा है। किस में? अभिक्रिया करने में। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कॉपर था, लेकिन ये Fe को नहीं हटा पाया। इसका मतलब वही चीज हुई, कॉपर इससे खराब है Fe से। तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप एक चीज यह ध्यान रखिएगा कि जो मेटल दूसरे मेटल को उसके विलयन से हटा देगा, वो मेटल क्या होता है? ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, ज्यादा अच्छी तरीके से रिएक्शन करता है, और जो नहीं हटा पाता वो कम अभिक्रियाशील होता है। ऐसे आप समझ सकते हो। यानी अगर कोई मेटल हमारे पास में A है, B के सॉल्यूशन से यानी B के विलयन से उसको हटा दे, यानी A का सॉल्यूशन बन जाए यहाँ पे, और B को हटा दे, तो A क्या है? अच्छा है। A क्या है? अच्छा है। ये क्यों हमको करने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि आप इसके पहले रिएक्शन में देख रहे थे कि कुछ मेटल्स थे, जैसे कॉपर की ही बात चल रही थी इसके पहले, कि कॉपर तो HCl से रिएक्ट ही नहीं करता था। HCl से रिएक्ट नहीं करेगा, तो हमने एक यहाँ पे क्रम आपको बनाया हुआ था कि मैग्नीशियम जो है वो अच्छा है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम अच्छा है हमारे पास में किससे? जिंक से, जिंक अच्छा है आयरन से। ये हमने आपको बताया था इसके पहले। किससे रिएक्ट करा के? HCl से रिएक्ट करा के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा के हमने आपको ये क्रम बताया। लेकिन कॉपर तो इससे रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। कॉपर जो था हमारे पास में Cu, ये इससे रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। तो आप कॉपर को कैसे कह देंगे कि इस साइड है हमारे पास में? या इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम अच्छा है कि कॉपर अच्छा है रिएक्टिव में, तो आप नहीं बता सकते थे। इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही अच्छी होती है। हमने 2-3 चीजें और पढ़ी थी। ऑक्सीजन से रिएक्शन देखा था, ठीक है, पहले लेक्चर, सेकंड लेक्चर में, और वाटर से रिएक्शन देखा था। उसमें भी सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते थे। सारे मेटल ऑक्सीजन से न तो रिएक्ट करते थे, न तो सारे मेटल्स हमारे पास में वाटर से रिएक्ट करते थे, न तो सारे मेटल्स हम देखे अभी देखे एसिड से सारे मेटल भी रिएक्ट नहीं करते। केवल एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम सभी मेटल्स को बता सकते हैं कौन किस मेटल से अच्छा है। किसके द्वारा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा। ठीक, जो मेटल अच्छा होगा वो दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन से हटा देगा। बस यहीं तक बात थी हमारी। अब इसी के बेस पे कौन मेटल अच्छा है, कौन मेटल कम अच्छा है, तो इसी के बेस में हमने क्या बनाई है? एक सीरीज बनाई गई। उस सीरीज का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज, यानी सक्रियता श्रेणी। आप देखेंगे चैप्टर आपके बुक में मिलेगा कि सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? धातुओं की एक सूची होती है जिसमें जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है वो ऊपर होता है, और जो कम अभिक्रियाशील धातु होता है वो नीचे होता है। ठीक, तो उस सूची को आपको याद रखना है। चलिए तो शुरू करते हैं। उसको हम लोग सक्रियता श्रेणी को आपको हम बना के दिखाते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग लास्ट देखते हैं अपना क्या? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी देखिए, अभी हमने बताया आपको रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा मेटल वो सबसे ऊपर होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल होगा वो कहाँ होगा? सबसे ऊपर होगा। और जब सबसे कम रिएक्टिव होगा मेटल वो कहाँ पे होगा? नीचे होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आप देखेंगे कि जो पोटेशियम था हमारे पास में, कौन था? पोटेशियम, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। पोटेशियम के बाद सोडियम,
क्योंकि ये तो हवा में निकालते ही इसको या वाटर में डालते ही आग लग जाती है इनमें। तो ये दोनों तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, यानी सबसे अच्छा अगर आप इसको हटाएंगे, इस मेटल को डालेंगे इसके सॉल्यूशन से, तो ये इसको हटा देगा। इससे हमको पता चला कि पोटेशियम जो है सोडियम से भी अच्छा मेटल हुआ करता है रिएक्टिविटी में, इसकी सक्रियता में या अभिक्रियाशीलता में। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास में पोटेशियम है, सोडियम है, फिर आता है नंबर कैल्शियम का। कैल्शियम के बाद नंबर आता है मैग्नीशियम का हमारे पास में, और मैग्नीशियम के बाद हमारे पास में जो नंबर आया करता है, आपको इसको याद करना है, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद हमारे पास में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद हो सकता है नीचे स्पेस कम हो थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी सीरीज है, इसको हम फिर से एक बार इरेज करके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, या यहाँ पे रहने देते हैं, फिर से यहाँ से लिखते हैं, आपको दिखाई दे जैसे साफ साफ। पोटेशियम है हमारे पास में, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद हमारे पास में एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद जो नंबर आया करता है वो जिंक का आया करता है, और जिंक के बाद हमारे पास में आया करता है नंबर आयरन का, आयरन के बाद नंबर आया करता है लेड का। अब भी शायद आपको स्पेस कम दिख रहा हो या इससे नीचे न दिखाई दे, तो मैं इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया ये सीरीज, फिर इधर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा जो बचा है। लेड के बाद नंबर आता है हमारे पास में हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन के बाद हमारे पास में जो नंबर आया करता है कॉपर का, और कॉपर के बाद नंबर आता है किसका, Hg का, फिर Ag का, फिर Au का। इतने सारे हमारे पास में मेटल्स हुआ करते हैं। ये मेटल्स क्या हैं, एक सीरीज बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ओह नीचे स्पेस था थोड़ा सा, अभी हमने देखा कैमरे में कि थोड़ा नीचे स्पेस था, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो ये सक्रियता श्रेणी आपको याद होनी चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करती है ये सीरीज, ठीक। इसको याद करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और आपको इसको याद कर ही लेना है, किसी भी कीमत पर इसको याद करना है, तभी आपको पता चलेगा कौन सा मेटल हमारे पास में अच्छा है, कौन सा मेटल खराब है। यानी इसमें आपको फिर से हम समझा देते हैं, ऊपर सबसे अच्छा ये है, ठीक है, सबसे खराब गोल्ड। देखते होंगे आप गोल्ड, सोना किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं किया करता है सोना। चांदी भी हमारे पास में किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया करती। तो ये सबसे अच्छे हैं मेटल्स ऊपर के, नीचे के, यानी ऊपर वाले बहुत अधिक अभिक्रियाशील हैं, ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील हैं यानी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और नीचे वाले जो हैं वो ये कम अभिक्रियाशील हैं, कम अभिक्रियाशील, ठीक है। अब इसको हम एक बार फिर से लिखते हैं आपके लिए, ठीक है, जिससे आपको यहीं पे याद हो जाए, ज़्यादा अच्छा है। फिर से लिखते हैं, इस बार हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। तो सबसे पहला पोटेशियम सबसे अच्छा, उससे खराब सोडियम, उससे खराब कैल्शियम, उससे खराब मैग्नीशियम, उससे खराब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से खराब जिंक, ठीक है, जिंक से खराब आयरन, आयरन से खराब लेड, लेड से खराब हाइड्रोजन गैस बीच में आ जाती है हाइड्रोजन, उससे खराब, ठीक है, Hg, उससे खराब Ag, फिर उससे खराब Au। तो ये हमारे पास में एक सीरीज हुआ करती है, इसको आपको याद कर लेना है, आपकी बुक में दिया हुआ है। ये हमारे पास में पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और सबसे कम Au। आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं, आपने अभी देखा था कि ये जो हाइड्रोजन है बीच में, हाइड्रोजन के ऊपर ऐसे अगर हम इसको सीधा कर दें तो हाइड्रोजन ये सारे ऊपर हो जाएंगे और ये नीचे हो जाएगा। और सॉरी कॉपर तो छूट ही गया, कॉपर भी हमारे पास में यहीं पे है, हाइड्रोजन के बाद कॉपर आता है, फिर आएगा ये, ठीक है। यहाँ भी हम लिख देते हैं हाइड्रोजन के बाद, अच्छा यहाँ पे हमने लिखा था, ठीक है, यहाँ पे लिखा था हमने हाइड्रोजन के बाद कॉपर, फिर Hg, ठीक। तो देखिए होगा क्या कि हाइड्रोजन के ये सारे ऊपर हैं और कॉपर, हाइड्रोजन के नीचे क्या है, कॉपर, Hg, Ag और Au। तो देखेंगे आप ये कि हाइड्रोजन के जो ऊपर हैं वो तो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे अगर एल्यूमिनियम को एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाए अम्ल के साथ तो ये भी हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन हाइड्रोजन को के जो नीचे हैं, जैसे हाइड्रोजन नीचे कौन है, कॉपर, कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा अम्ल के साथ, जो हाइड्रोजन के नीचे है वो कभी नहीं करेगा, ध्यान देना, नहीं करेगा। गोल्ड करेगा एसिड के साथ, नहीं करेगा। सिल्वर करेगा, नहीं करेगा। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है कि हाइड्रोजन के ऊपर जो होंगे वो तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो कभी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, ठीक। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, इसी का एक छोटा सा रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास में, कि धातु और अधातु आपस में किस तरीके से अपक्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसको आप बार बार लेक्चर को रिवाइज करके देखिए। 2 प्रॉपर्टी हमने आपको केमिकल इसमें बताई, एसिड और बेस की, मेटल और नॉन मेटल्स की। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।